नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 14 आओ रसोई घर में जाएं भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए उन्हें ऊष्मा देकर पकाना पड़ता है। ऐसा करने से खाद्य पदार्थ सुपाच्य जो कि आसानी से पच सके तथा रुचिकर हो जाते हैं। हमने देखा था कि उबालना, भाप देना, तलना, भूनना, ऊष्मा देने की विविध पद्धतियां हैं तथा हमने ये भी पढ़ा कि रायता, सिकरन जैसे कुछ पदार्थ बिना ऊष्मा किए भी तैयार किए जा सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि खाद्य पदार्थ को तैयार करते समय ऊष्मा देने के लिए किन विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ नया सीखने मिलेगा। तो पहला हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ अर्थात क्या होता है बच्चों? ज्वलनशील पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जो जल सकते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कपूर जल सकता है अतः हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वह कपूर क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। पानी नहीं जलता है तो वह ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अर्थात जिस पदार्थ को हम जलाते हैं आसानी से जल सकता है उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर हम एक नया शब्द सीखने जा रहे हैं, ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हम भोजन पकाते समय हमें ऊष्मा की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम ईंधन कहते हैं। ईंधन के रूप में हम रसोई गैस, मिट्टी के तेल, पत्थर का कोयला इत्यादि साधनों का इस्तेमाल करते हैं। सभी ज्वलनशील पदार्थ ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। इनसे आसानी से जलाया जा सकता है और इन्हीं का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो हमारे घर में, रसोई घर में जो भी ईंधन के साधन होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम भोजन को पकाते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम ईंधन के कौन कौन से साधन हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आजकल बहुत लोग भोजन बनाने के लिए, जैसा कि आप सभी बच्चों ने भी, गैस का इस्तेमाल करते हैं। यह ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप बच्चे जानते हो कि इसे आसानी से जलाया जा सकता है और इससे धुआं भी नहीं निकलता, जिसके कारण प्रदूषण भी नहीं होता है और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। तो गैस द्वारा भोजन बनाने में समय भी बहुत कम लगता है क्योंकि जलाने में भी समय बचता है। कुछ लोगों के चूल्हे होते हैं, आज भी गांव में बहुत लोग चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं। चूल्हे में लकड़ी का उपयोग करते हैं। लकड़ी को जलाना एक कठिन काम है, आसानी से जलता नहीं है। उसे देखो फूकना पड़ता है बार बार, और लकड़ी थोड़ी सूखी ना हो तो जल्दी जलती भी नहीं है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के जलने से बहुत अधिक धुआं होता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, आँखों में जलन भी होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि लकड़ी को प्राप्त करने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, जो कि अत्यंत पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता है। बच्चों, अगर आपको चित्र दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग कोयले की अंगीठी का उपयोग करते हैं। कोयले की अंगीठी पे भी भोजन बनाया जाता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कोयले की अंगीठी से बहुत अधिक धुआं निकलता है। और इसके लिए जब धुएं वाले ईंधन का साधन का इस्तेमाल करते हैं तो घरों में चिमनी या बड़ी बड़ी खिड़कियां किचन में होना या रसोई घर में होना आवश्यक होता है, जिसके कारण धुआं जमा न हो। नहीं तो आपने देखा होगा कि यदि हम धुएं वाले साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो घरों के छत कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। तो उन धुओं को बाहर निकलने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ लोग रसोई में ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल का भी उपयोग करते हैं, जैसे स्टोव में। ठीक है,
तो मिट्टी के तेल के उपयोग या रॉकेल जिसे कहते हैं, घासलेट भी कहते हैं, तो इनका भी उपयोग करते हैं, परंतु इनके भी ज्वलन से धुआं निकलता है। लकड़ी की अपेक्षा कम निकलता है, परंतु इससे भी धुआं निकलता है। आजकल बाजार में अनेक प्रकार की अंगूठियाँ मिलती हैं जिसे बिजली की अंगूठी कहते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से चलती हैं। इसका उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि हम बिजली रहने पर इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग अब नए तरीके आ चुके हैं, बायोगैस, नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सौर चूल्हे हैं जो कि बायोगैस का उपयोग करते हैं। वह सूर्य की धूप की सहायता से पक जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का न इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, न किसी उस ईंधन की आवश्यकता होती है। उसके ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अब इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऊंची ऊंची इमारतों में सौर पैनल लगाए जाते हैं जिसके कारण गर्म पानी आसानी से मिल जाता है, जो कि हमारे लिए अत्यंत फायदेमंद भी है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए उसे ऊष्मा देकर पकाना पड़ता है। ऐसा करने से वह आसानी से पच जाता है और रुचिकर हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा कि उबालना, भाप देना, तलना, भूनना, ये भोजन पकाने की विविध विधियां हैं। तीसरा हमने देखा कि रायता या शिकरण जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें कि हम कच्चा खाते हैं, जिनको पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज हमने इसी सेशन में देखा कि ईंधन का उपयोग करके उनकी आंच पर भोजन पकाना सुविधाजनक होता है, इसीलिए हम विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ यानी कि भोजन बनाने के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। और अंत में हमने देखा कि भोजन बनाने के लिए बिजली तथा सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करके हम ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि ईंधन के रूप में लकड़ी और लकड़ी के कोयले का उपयोग करने पे परिसर के वृक्षों को क्षति पहुंचती है, क्योंकि लकड़ी और लकड़ी का जो कोयला बनता है, और जब लकड़ी को आधा जलने के बाद वो कोयला बन जाता है, पूरी तरह से न जले तो पूरी तरह से जलने पे वो राख बन जाता है। तो ये लकड़ी और लकड़ी का कोयला दोनों ही किससे प्राप्त होते हैं? लकड़ी से प्राप्त होते हैं। और लकड़ी किससे होती है? लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल के पेड़ काटने पड़ते हैं, और पेड़ काटने से क्या होता है पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि आज भी गांव में बहुत जगह पे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है भोजन बनाने के लिए, जो कि ऊष्मा प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन नहीं है। तो बच्चों, चलो अब हम इस पाठ के स्वाध्याय को देखेंगे। स्वाध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर है जिसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो संक्षेप में उत्तर लिखो। खाद्य पदार्थ बनाते समय उन्हें ऊष्मा देने से कौन से लाभ होते हैं? जब हम भोजन पकाते हैं तो किसी न किसी ऊष्मा के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो खाद्य पदार्थ बनाते समय उसमें ऊष्मा देने से वो सुपाच्य और रुचिकर हो जाता है, यानी कि आसानी से पच जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट या टेस्टी होता है, जिससे कि हम आसानी से खा सकते हैं। सूखी लकड़ी का उपयोग करने से परिसर की कौन सी क्षति पहुंचती है? यानी कि ऊष्मा प्राप्त करने के लिए यदि हम सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? तो सूखी लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें वृक्षों को काटना पड़ता है, जिससे परिसर को क्षति पहुंचती है। और आखिरी प्रश्न हमारा यह है कि भोजन बनाने में बायोगैस के उपयोग करने से कौन से लाभ होते हैं? तो बायोगैस क्या है? ऊर्जा का और प्राकृतिक स्रोत है जो कि हमें मुफ्त में मिलता है। तो बायोगैस का उपयोग करने से धुआं नहीं बनता है तथा प्रदूषण नहीं होता है, और हमें प्राकृतिक संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको यह भाग 2 अवश्य समझ में आया होगा। अभी सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया, इसलिए धन्यवाद। तब अगली वीडियो में मैं जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बच्चों।